हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के टॉपिक जर्नल एंट्रीज में सम स्पेशल एंट्रीज करवाने जा रहा हूं जो नॉर्मल एंट्री से थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है जी। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ओपनिंग एंट्री क्या होती हैं। ओपनिंग एंट्री में स्टूडेंट्स आपको जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ओपनिंग एंट्री साल के पहले दिन मतलब फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को पिछली बुक्स को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, जो 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज करी हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड 1 अप्रैल को करने के लिए जो जर्नल एंट्री की जाती है उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। और ओपनिंग एंट्री पास करने के 3 तरीके से हम उसको पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले केस में है कैश 15,000, बैंक 5,000 ओनली, स्टॉक 40,000, फर्नीचर ₹3600, डेटर्स 24,000, एक्स ₹6,000, वाई ₹8,000 एंड जेड ₹10,000। स्टूडेंट्स टोटल तो डेटर्स का 24 है, लेकिन उनका ब्रेकअप इस तरीके से है। उसके बाद लाइबिलिटीज, बैंक लोन 10,000 का है, क्रेडिटर्स 7,000 के हैं और ए 3,000 और बी 4,000। तो अब सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले शुरू कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने का आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे 15,000 का और बैंक का बैलेंस कितना है? 5,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला क्या है? अगला हमारे पास है ट्रांजैक्शन में स्टॉक। तो स्टॉक कितने का है? स्टॉक में यहाँ पे स्टॉक अकाउंट लिखता हूँ 40,000 का, डेबिट में आ जाएगा स्टॉक 40,000 का। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितने का आ जाएगा? डेबिट करके 3600 का। उसके बाद डेटर्स का हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, बिकॉज उनका नाम हमें जब तक पता है हम उनको अलग ही रखेंगे, क्योंकि आगे ट्रांजैक्शन भी उनके होनी है और परचेज या सेल भी इनके साथ होता है, तो वहाँ से फिर इनके बैलेंस निकालने ईजी हो जाएंगे। ठीक है जी। और जेड डेबिट हो जाएगा फॉर एग्जांपल 10 से। फॉर एग्जांपल ये गिवन ही है ना 10। तो इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आएगा? टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन अकाउंट कितने का है? यहाँ पे बैंक लोन हमारा 10,000 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूँ, क्रेडिटर्स यहाँ 7,000 के हैं, लेकिन ए को हमने कितने पैसे हैं हमारे देने वाले? 3,000। और बी के कितने पैसे हैं देने वाले? 4,000। तो स्टूडेंट्स इसको मैं अब आगे कैसे करूँगा? अब आप देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जर्नल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। जर्नल को क्या करना है? हमें एक्सटेंड करना है। तो इसको लीजिए, यहाँ से हम एक्सटेंड कर देते हैं और एक फिगर यहाँ पे और आनी है, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका समीशन हम यहाँ करेंगे और यहाँ नरेशन में आ जाएगा बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसका टोटल करिए। जैसे ये देखिए 15,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 3,600 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000। ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया 87,600, जिसमें से कि 10 और 17,000 ये माइनस होके रिमेनिंग क्या रह जाएगा? हमारा कैपिटल का बैलेंस। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में ये जो डबल एंट्री या अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है L+C बनता है ना, यहाँ पे हमारे पास एसेट्स की डिटेल थी, लाइबिलिटीज़ की डिटेल है, और हमें C क्या करना था? C फाइंड आउट करना है। यहाँ टोटल डेबिट्स में जो कि एसेट्स हैं उसमें से टोटल क्रेडिट्स हम मतलब लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें और रिमेनिंग फिगर हमारी क्या आ जाएगी? कैपिटल की। राइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओपनिंग एंट्री पास करने का पहला तरीका, जिसमें कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हमें बाकी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डाल देनी है। अब हम एक और तरीके से आपको जर्नल एंट्री आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, ओपनिंग एंट्री। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखिए कि कैश गिवन है 8,000 का, बैंक है 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर्स 47, अशोक के 12, पवन के 15 और विवेक के 20,000, और मशीनरी है हमारी 60,000 की। क्रेडिटर्स 20,000 के चमनलाल, 7,000, ओमपाल 13,000, और कैपिटल गिवन है। माइंडेड कैपिटल गिवन है तो इसका मतलब इसमें से कोई चीज़ मिसिंग हो सकती है। तो मिसिंग हुआ वो जहाँ तो आपको पता स्टूडेंट्स क्या होता है, जहाँ तो कैपिटल रिजर्व होता है या गुडविल होता है, वो हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो डेट और पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट यहाँ आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट्स में क्या गिवन है? एसेट्स में मेरे पास गिवन है कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000,
स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 54,000 और अशोक डेबिटेड अगेन 12,000 से, पवन डेबिटेड 15,000 से, और विवेक किससे डेबिट है? विवेक डेबिट है 20,000 से। और मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो मशीनरी डेबिट है 60,000 की। और बीच में मैं एक लाइन छोड़ दूंगा बिकॉज मेरे को नहीं पता कि यह गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, वो टोटल करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आएगा चमन लाल, मिस्टर चमन लाल, इसके कितने पैसे हैं? 7,000 देने हैं हमने। और दूसरा कौन है? टू ओमपाल, ओमपाल के कितने पैसे देने हैं? 13,000। और ये क्या है बेटा? कैपिटल आपकी कितनी है यहाँ पे? 20,000, सॉरी 2 लाख की। तो अब मैं एक एक करके इसका टोटल करूँगा। सबसे पहले एसेट साइड 8,000 और दूसरी साइड ये 20,000 प्लस 5,400 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, ये आ जाएगा 86,400। तो क्वाइट ऑब्वियस है ये साइड मेरी सिर्फ क्या बन रही है? 86,400, और लाइबिलिटी साइड तो 2 लाख से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब पहले मैं क्या करूँगा? लाइबिलिटी साइड का टोटल करूँगा। तो 2,13,000 और 7 20, 2,20,000 आ गया। 2,20,000 उसका टोटल मैंने करा था एसेट साइड का 86,400। तो इसमें से 2,20,000 माइनस कर दीजिए। तो कौन सी साइड छोटी है? तो मेरे पास ये साइड छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुडविल। गुडविल इस केस में बैलेंसिंग फिगर ऊपर आएगी। राइट स्टूडेंट्स, ये एसेट साइड छोटी थी और ये यहाँ पे 2,20,000 पूरा लिख दिया हमने डेबिट क्रेडिट में, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक और तरीके से। वो है कैश 12,000, बैंक 10,000, स्टॉक 40,000, एसेट्स में बाकी गिवन है फर्नीचर 30,000, डेटर्स 24,000, और लाइबिलिटीज़ में गिवन है बैंक लोन और क्रेडिटर्स ये, और कैपिटल 50,000। तो यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगा। कैपिटल गिवन है तो इसमें जर्नल का फॉर्मेट पहले हम पूरा कर लेते हैं बिकॉज जर्नल एंट्रीज प्रॉपर करने में ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है जी। तो पहले आ जाएगा एसेट अकाउंट में हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट है। तो यहाँ आपको पता है ये ओपनिंग डेट ही आती है 1 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 12,000 का और ये 10,000 का, और स्टॉक अकाउंट कितने का है? 40,000 का, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 का, और डेटर्स कितने के हैं? 24,000 के, और ये क्या है? टू बैंक लोन 30,000, टू क्रेडिटर्स 28,000, टू कैपिटल 50,000। तो यहाँ पे मैं इसका टोटल करूँगा तो वो क्या बनेगा? 12 जमा 22, ये आ गया 22,000 इन दोनों को मिला के, प्लस 40 30 70 प्लस 24,000, तो ये है 1,16,000। और उसमें से 30,000 माइनस कर दो, और 28,000 माइनस कर दो, और 50,000 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग क्या बच गया? 8,000। तो ये आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आ जाएगा? 8,000 बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे इसका टोटल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखना चाहो क्या? लिखना ही होता है। प्लस 50,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000। राइट स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1,16,000। तो 1,16,000 ये आ गया, 1,16,000 ये आ गया। राइट स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ओपनिंग एंट्रीज 3 तरीके से, जिसमें कि पहले हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है और उसमें मैंने क्या किया? हमने बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कैलकुलेट कर ली, बैलेंसिंग फिगर। और दूसरे केस में एसेट साइड जब कम हो तो हमें गुडविल बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और तीसरे केस में जब लाइबिलिटी साइड कम पड़ रही है तो हमें कैपिटल रिजर्व डालना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस की। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे अब बात करेंगे आगे बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बैड डेट क्या होते हैं? बैड डेट वो अमाउंट है जो इररिकवरेबल हो गया है। मतलब हमने जिनको सामान उधार बेचा था
क्रेडिट में बेचा था हमारे कस्टमर्स को, अब वो इनएबिलिटी शो कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, वो चाहे इंसॉल्वेंट हो गए हैं या इररिकवरेबल है, वो काम छोड़ गया या वट एवर मे बी द क्वालिटेटिव रीजन, बट सिंपल बात है कि वो हमें पैसे नहीं दे पा रहा। तो रवि हु ओड ₹10,000, मतलब उसने हमारे 10,000 देने हैं, अब वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर उसने तो वो दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित होने का मतलब होता है अब उसकी assets are less than his liabilities, he is unable to pay all his liabilities, और अब हमें उसमें से सिर्फ 30 पैसा इन रूपी, 30 पैसा इन रूपी का मतलब क्या होता है, 1 रूपी में स्टूडेंट्स कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो इसका मतलब 30 पैसे कितने हो गए, 30 इंटू 100% निकालेंगे तो क्या आएगा 30%, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ कितने रिकवर हुए, 30% रिकवर हुए ना। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट, डेट या सीरियल नंबर कुछ भी आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रवि, तो रवि के खाते में से 10,000 क्रेडिट हो जाएंगे और 3,000 मेरे को कैश प्राप्त हो जाएगा और 7,000 मेरी बैड डेट हो जाएंगे। तो बीइंग 30% कैश रिकवर्ड एंड रिमेनिंग आर बैड डेट्स फ्रॉम रवि। ठीक है जी, रवि से हमें सिर्फ 30% प्राप्त हुआ है और बाकी बैड डेट्स में चला गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगली एंट्री मैं सिखाता हूं आपको। आगे है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का मतलब है कई बार क्या होता है कि उस व्यक्ति की कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स के बाद या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगती है, वो दोबारा बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है, तो नेचुरली जब वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो पहले वो पिछले पैसे क्लियर करेगा ना। तो अब मैंने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया है कि वहाँ जहाँ पे था रवि ने 10,000 मेरे देने थे हमारे, और उसमें से वो 3,000 दे गए और बाकी बैड डेट कितने रहे, 7,000 बैड डेट वो पिछले साल या पिछले पीरियड में चले गए। अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 4,000 रिकवर्ड एज बैड डेट फ्रॉम रवि, 7,000 जो बैड हो गया था उसमें से वो 4 दे रहा है, प्रीवियसली पेंडिंग रिटर्न एज बैड डेट, प्रीवियसली ये बैड डेट लिखे जा चुके हैं। तो इसमें अब एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ रवि नहीं आएगा बिकॉज रवि का अकाउंट पिछले साल क्लोज कर दिया था या पिछले पीरियड में क्लोज कर दिया था। यहाँ पे आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम रवि, बट माइंड इट कहीं भी रवि का नाम नहीं आएगा। ये आ गया 4,000 उससे मेरे को रिकवर हो गया। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हैं जो ड्यू हो चुके हैं। दीज बिकम्स ड्यू बट नॉट पेड येट, पर अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं भाई एक्सपेंसेस, तो कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो ड्यू हो चुका है लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हम अभी उसको पे नहीं कर पा रहे या पे नहीं किया। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप एग्जांपल कुछ माइंड में सोचिए क्या हो सकती है, जैसे सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, जैसे रेंट ड्यू बट नॉट पेड। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो नहीं है हमने पे किए, बट हम पहले उसको क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट। क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड और रेंट और बोलिए क्या हो सकता है, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कोई भी अकाउंट ये जो डेबिट किए करेंगे और नीचे क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी रेंट वेजेस। ठीक है जी, खर्चा तो डेबिट होगा ही होगा लेकिन ये पे नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये 3,000 है तो यहाँ भी 3,000 और यहाँ भी 3,000 आ जाएगा, और बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ये एंट्री आ जाएगी। और जब हम पे करेंगे तब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करके पेमेंट कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे। ओके जी, अब हम बात करते हैं आगे आपके साथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन या प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक और स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स ज़्यादातर आपने बहुत बुक्स में देखा भी है, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ हो सकता है
और रेंट के साथ होता है। लेकिन मैं यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम की एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये तो पर डेट, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक से ये ट्रांजैक्शन पे हो जाएगी से 7,000, ठीक है जी। और अब इसको हमने प्रीपेड करना है, तो प्रीपेड में क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो से 2,000 का प्रीपेड है तो 2,000 का हम ऐसे एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ आप रेंट के साथ भी कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह रेंट भी हो सकता है। कोई भी खर्चा प्रीपेड जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंश्योरेंस पेड ही होता है। तो यहाँ पे एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। फॉर एग्जाम्पल बैंक का इंटरेस्ट हमें मिल चुका है, ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको करके देता हूँ। लेजर फोलियो, यहाँ आएगा डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ पे एक्रूड इनकम में वो आ जाएगा एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को क्या बोलेंगे, एक्रूड। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये हम, और कमीशन भी हो सकती है और कोई भी और ऐसी इनकम जो हमें रिसीव ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक मिली नहीं, से 3,000। तो ये 3,000 की एंट्री आ जाएगी, बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करेंगे आगे एक और ट्रांजैक्शन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, इनकम हमें समय से पहले प्राप्त हो गई है, तो इस केस में कैश या बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। हो सकता है वो कैश में मिले, हो सकता है वो चेक के थ्रू मिले। तो ये क्या आ जाएगा, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम कौन सी हो सकती है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए 2,000 की ये ट्रांजैक्शन जर्नल में हम कर देंगे। और यहाँ पे नरेशन में फिर वही आएगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस रिकॉर्डेड। राइट स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, किसी भी नाम से क्वेश्चन हो, अमाउंट कोई भी हो, प्रोप्राइटर कोई भी हो, एंट्रीज यही कॉमन रहती हैं। राइट जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डेप्रीसिएशन। क्वाइट ऑब्वियस कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स्ड एसेट को जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मशीनरी की। मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है एट द रेट ऑफ 10%, और एसेट की जो वैल्यू है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो मान लीजिए 1 लाख है, तो उसकी डेप्रीसिएशन कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो आएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये 10,000 की क्या आ गई, डेप्रीसिएशन। 10,000 की क्या आ गई, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। राइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए कैपिटल के फिगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है ₹5 लाख, और साल के एंड में हमें पता चल रहा है कि एट द रेट ऑफ 10% हमें IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। तो इसमें एंट्री कैसे आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ये फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, और इनकम किसके लिए होती है, प्रोप्राइटर के लिए, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि मान लीजिए उसने फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर ने 20,000 रुपया
ड्राइंग्स ली हुई है और उस पर फर्म उसे 10% IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी ड्राइंग्स यहां बढ़ जाएंगी, ड्राइंग्स में को डेबिट कर देंगे और टू इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है वो क्या है, वो हमारा इनकम है फर्म के लिए, हमारा यहाँ फर्म के लिए वो इनकम है। तो यहाँ नरेशन भी इसकी सिंपल बन जाएगी, बीइंग IOD चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ये हमारी फर्म की इनकम है। ओके स्टूडेंट्स, शैल बी प्रोसीड फॉरवर्ड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 6 की। 6 में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा, वो है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन एंड कैरिज ऑन फिक्स एसेट। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, आप अगर मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, तो उसकी इंस्टॉलेशन मतलब उसको इंस्टॉल करने का खर्चा प्लस उसके कैरिज का खर्चा सारे का सारा मशीनरी या उस फिक्स एसेट में ही जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मशीनरी परचेज की। मशीनरी आपने परचेज की है ₹2 लाख की, कैरियज ₹300 एंड इंस्टॉलेशन पेड ₹5000। तो इसमें एक एंट्री क्या बनेगी, इसमें एंट्री बनेगी मशीनरी, सारा खर्चा मशीनरी में ही जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, जहां से उसने पेमेंट करने को कहा होगा वहां से पेमेंट करेंगे। लेकिन ये आ गया 2,53,100। राइट स्टूडेंट्स, 2,53,100 ये पूरी की पूरी किसको चार्ज होगी, ये सारा कैपिटलाइज हो जाएगा, ये सारे का सारा कैपिटल उसमें मशीनरी के अकाउंट में चला जाएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, मशीनरी आपने परचेज की है फॉर एग्जांपल 2 लाख की और उसका जो कैरियज आपने पे किया है ₹300 एंड जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, चार्जेस जो पे किए हैं ₹5,000। ठीक है जी, मशीनरी पेड थ्रू चेक, मशीनरी की जो पेमेंट चेक से हुई है और जो इंस्टॉलेशन एंड कैरियज चार्जेस हैं वो पे किए हैं ₹5300 कैश से। तो इसकी एंट्री भी क्या रही होगा, मशीनरी को ही सारा डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये आएगा 2,05,300 एंड टू बैंक से पेमेंट जाएगी 2 लाख की और कैश से जाएगी 5,300 की। राइट स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका मशीनरी की पेमेंट किससे गई है, चेक से। मशीनरी किसके थ्रू गई है, चेक से, और बाकी खर्चा कैसे पे किया है आपने, कैश से। बट डेबिट सारा किसको होगा, डेबिट सारा ये मशीनरी को होगा। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं गुड्स परचेज एंड कैरियज पेड। गुड्स परचेज और कैरियज पेड क्या होता है, यहाँ पे जैसे फिक्स्ड एसेट में जो कैरियज होता है वो तो मशीनरी का पार्ट बन जाता है, लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो उसका पार्ट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 का, और यदि इसमें कोई कैरियज पे किया है, कैरियज या फ्रेट पे किया है कोई अकाउंट डेबिट, तो वो 500 रुपया अलग लिखा जाएगा, वो इसमें कैश 10,500 आ जाएगा। ठीक है जी, और मान लीजिए वो हमने जो परचेज की है वो क्रेडिट की है और कैरियज पे किया है कैश में, तो वो भी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे तो 10,000 हम किसको क्रेडिट कर देंगे, सप्लायर को, क्योंकि अभी उसके पैसे हमें देने हैं। और कैरियज या फ्रेट किस में आ जाएगा, फ्रेट अकाउंट आ जाएगा 500 टू कैश या बैंक से पे हो जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है परचेज से रिलेटेड कैरिज। माइंडेड एसेट्स के केस में जब भी कोई एसेट परचेज करोगे उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, चाहे कैरियज है चाहे इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन परचेज ऑफ गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है उसको परचेज करते वक्त जो कैरियज पे करोगे वो उसका पार्ट नहीं होगा, वो अलग से आपको लिखना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं गुड्स सोल्ड एंड कैरियज पेड। ये इंटरेस्टिंग केस एक और है कि जब हम सामान बेच रहे हैं तब क्या होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट आएगा। ठीक है जी, टू क्या हो जाएगा, सेल्स। फॉर एग्जांपल
20,000 की सेल की है हमने और कैरियज भी हमने पे किया, तो इसका एक पार्ट ये है। और कैरियज क्या हो जाएगा, कैरियज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो यहाँ पे वो जो गाड़ी का किराया है वो हमने यदि पे किया है तो ये कैश हमारे हाथ से चला जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। ये सेल की एंट्री हो गई, ये कैरिज हमारे हाथ से जो पे किया है हमने उसकी होगी। और अब दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, जब हमने कैरियज कस्टमर से चार्ज करना है। कैरियज क्या करना है, कस्टमर से चार्ज, मतलब कैरियज इज चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे हम डेटर को या कस्टमर को क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट करेंगे उसको, ये 2300 रुपया उसको आ जाएगा और ये हम सेल करेंगे 2000 की। और जो हमने पे किया है किराया तो हमने पे किया, लेकिन चार्ज किससे करना है, डेटर से, तो डेटर के अकाउंट में हम उसको डाल देंगे। यहाँ कैश मेरे हाथ से चला गया, ठीक है जी, कैश यहाँ भी गया था लेकिन वो हमारा खर्चा था, यहाँ भी कैश गया है लेकिन वो मैंने डेटर से चार्ज करना है, इसलिए वो मैं कैरिज अकाउंट में डालने की बजाय अपने कस्टमर को से चार्ज करूंगा। ओके जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी में जो सामान जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो इसमें एंट्री आ जाएगी से 3000 की गुड्स चैरिटी के रूप में गई है, तो ये एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट में। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसमें फ्री सैंपल दिए हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। तो ये 6000 के यदि आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दिए हैं तो वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा बुक हो जाएगा। आगे है गुड्स स्टोलन और डिस्ट्रॉयड बाय फायर व्हेन गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। जब गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तब एंट्री क्या होगी, ये आ जाएगी लॉस बाय थेफ्ट। अगर स्टोलन है तो थेफ्ट आ जाएगा, अदरवाइज बाय फायर अकाउंट डेबिट में को डाल देंगे टू परचेजेस। ये खर्चा सारे का सारा उसमें चला जाएगा से 1 लाख के गुड्स से 1 लाख के गुड्स हैं, या तो वो चोरी हो गए या क्या हो गया, आग लगी, नुकसान हो गया, तो ये किस में चले जाएंगे, परचेजेस को क्रेडिट हो जाएंगे और ये इसको लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। ये वो कौन सा केस है, जब गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम आगे करते हैं कि जब गुड्स इंश्योर्ड होगी तब क्या होगा। तब एक इंटरेस्टिंग केस है और इसमें 3 एंट्रीज होंगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले पिछली एंट्री दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि ये एंट्री इस केस में होगी ही होगी, लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिटेड टू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, परचेजेस। तो ये परचेजेस में आ जाएगा आपका अगेन 1 लाख। यहाँ गुड्स इंश्योर्ड है तो इसका मतलब ये दूसरी एंट्री में मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दे दूंगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ये आ जाएगा। अगे 1 लाख का केस हमने किसको भेज दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। और तीसरे में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 60% क्लेम दिया है, 60% क्लेम दिया है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड यहाँ पे 60,000 आएगा एंड टू इंश्योरेंस कंपनी करके क्या आएगा 1 लाख रुपया, और बाकी किस में लॉस चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस करके मैं इसको बुक कर दूंगा 40,000 का। ये तब होगा जब गुड्स इंश्योर्ड होती हैं। गुड्स इंश्योर्ड होंगी तब 3 एंट्रीज होंगी स्टूडेंट्स। पहला लॉस बाय थेफ्ट या फायर टू परचेजेस का 1 लाख का, फिर वो क्लेम हम किन को भेज देंगे, हम क्लेम किसको भेजेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख का, और वो जितना क्लेम हमारा अप्रूव करेंगे, ठीक है जी, 60% क्लेम अप्रूव्ड हुआ था हमारा, तो हमें पैसे भी इतने ही मिलेंगे बैंक के थ्रू, 60,000 आ जाएगा और 40,000 P&L में लॉस के रूप में बुक हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद है एक और एंट्री, कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स। अरे बाबा ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो स्टोलन हो गया, कैश चोरी हो गया, तो इसको लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट। तो इसमें लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड, नेचुरली लॉस है तो डेबिट ही होगा और कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा, ये 6,000 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो ये 6,000 का कैश आपका स्टोलन हुआ था, वो हमने लिख लिया। उसके बाद है एनी आइटम परचेज फॉर ऑफिस फ्रॉम ऑफिस कैश और बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर, मतलब कोई भी आइटम खरीदी गई है ऑफिस के कैश से या ऑफिस के बैंक से, बिजनेस के पैसों से, तो वो प्रोपराइटर ने यदि पर्सनल यूज़ के लिए ली है तो वो हर केस में वो क्या होगा, उसकी ड्राइंग्स ही मानी जाएंगी। तो इस केस में आएगा ड्राइंग्स
अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। तो से अगेन 6000 की ही ये एंट्री है, तो ये 6000 से हम इसको डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड और बैंक। यदि हमने लोन लिया है, माइंड इट, लोन लिया है, अगर फ्रेंड से लोन लिया तो हो सकता है वो कैश में आ जाए, और बैंक से लोन लिया तो वो बैंक में ही हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास पैसा आ रहा है, तो इसलिए डेबिट वर्ड कम्स इन के फॉर्म में कैश और बैंक को मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। और टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और बैंक लोन लाइबिलिटी बन जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे से 1 लाख का लोन लिया। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सारी ट्रांजैक्शन अच्छी तरह समझ आ गई हैं। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके बाय।